जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित दोस्तों, मैं आप लोग के सामने जीके और जीएस के टॉप 50 प्रश्न लेकर आता हूं दोस्तों, जो आज हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2 और 3 करा चुका हूं। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो भाग 4 के रूप में इसको जोड़ा गया था दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है मेरे दोस्तों 51A भाग 4A में दोस्तों मूल कर्तव्य शामिल है। याद रखिएगा, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। आगे देख लेते हैं, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य दोस्तों राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना। यह भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? तो दोस्तों 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया था 12 अप्रैल 1993 से। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति का मेरे दोस्तों कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा की संख्या होती है सदस्यों की दोस्तों 30 और 15। लोकसभा तथा राज्यसभा में संयुक्त संसद समिति की बात है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा दोस्तों सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसके हैं दो सदस्यों की संख्या दोस्तों 22। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन विषयगत समिति है? विषयगत समिति पूछ रहा है दोस्तों, तो विषयगत समिति है कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी समिति। यह विषयगत समितियां हैं दोस्तों। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आइए देखते हैं अगला, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों 7। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य में दोस्तों साझा उच्च न्यायालय है। अगला देख लेते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर
निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस प्रकार का क्षेत्राधिकार है? तो यह अधिकार है दोस्तों किस एक प्रकार का किस किस एक का सॉरी दोस्तों किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो ये कोलकाता का क्षेत्राधिकार है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? तो सबसे बाद में स्थापना हुई थी दोस्तों उच्च न्यायालय की आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना है दोस्तों नैनीताल में। आगे देख लेते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा यह कार्य किया जाता है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्ष को बंद प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त उच्च न्यायालय इसको जारी कर सकता है। 3 आदेश दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो यह केरल उच्च न्यायालय के द्वारा इसको पहले बताया गया था। अगला देख लेते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो यह है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष की आयु तक यह पद पर बने रहते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष तक। आगे देख लेते हैं। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है। एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं इसके। एपीजे अब्दुल कलाम जी थे दोस्तों, याद रखिएगा ये। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया था? तो आया था 1 जनवरी 2019 में अस्तित्व में आया था दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आगे देख लेते हैं। 26 नंबर। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकील का अनुभव होना चाहिए दोस्तों? तो यह अनुभव होना चाहिए 10 वर्षों का। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसका संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों राज्यपाल। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। जो राज्यपाल होता है दोस्तों सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? तो यह कथन था दोस्तों सरोजिनी नायडू का। यह कहा था किसने? सरोजिनी नायडू ने। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो प्रथम महिला थी मेरे दोस्तों सरोजिनी नायडू जी। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो यह है दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया आदेश किसको द्वारा मंजूर किया जाता है? अरे गवर्नर द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है दोस्तों वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा उसको मंजूरी दी जाती है। आइए देख लेते हैं 33। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो यह होती है 155 के तहत।
राज्यपाल की नियुक्ति, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तब विधानसभा स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं होती है। आगे देख लेते हैं 35, भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, यह बहुत बार पूछा है पेपरों में। आगे देख लेते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो यह शक्ति कहलाती है आरंभिक अधिकारिता। जब दो या दो से अधिक न्यायालयों के बीच जो विवाद हो जाते हैं दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिता कहलाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो यह प्रस्तुत किया जाता है भारत का उच्चतम न्यायालय। कौन प्रस्तुत करता है दोस्तों? भारत का उच्चतम न्यायालय। आगे देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं दोस्तों? तो यह रहते हैं 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्य करता है? तो यह करता है 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। आगे देख लेते हैं 40 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो प्रति माह वेतन मिलता है 2,80,000 दोस्तों, याद रखिएगा 2,80,000 प्रति माह। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? प्रारंभिक, अपीली और परामर्शी दात्री क्षेत्राधिकार है दोस्तों भारत के उच्च न्यायालय का अधिकार। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तभी देता है जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तब यह दोस्तों करता है क्या? उच्च न्यायालय कानून तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जब वह परामर्श के लिए कहेगा तभी राष्ट्रपति, नहीं तो अपने मन से उच्च न्यायालय उनको कुछ परामर्श देने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को देख लीजिएगा 42। आगे देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं 43, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पील लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो मुख्य न्यायमूर्ति उस समय थे दोस्तों पीएन भगवती। कौन थे? पीएन भगवती। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। आगे देख लेते हैं दोस्तों 45 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आहरित होता है? आहरित होता है दोस्तों, तो यह होता है संचित निधि के अंतर्गत। जजों का वेतन, जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं उनका वेतन संचित निधि के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहता है? कौन आसीन रहा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा दोस्तों? तक कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक आसीन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है मेरे दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? मतलब दोस्तों केरल के पहले मुख्यमंत्री बताना है, तो पहले केरल के मुख्यमंत्री थे EMS नंबूदरीपाद दोस्तों, याद रखिएगा यह पहले मुख्यमंत्री थे केरल के। आइए देख लेते हैं
आज का अपना लास्ट प्रश्न दोस्तों, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा दोस्तों, सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, सुचेता कृपलानी। तो यह रहे मेरे दोस्तों आज के हमारे टॉप 50 प्रश्न दोस्तों। और ये हमारा सेशन कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना भी नहीं भूलना है, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।